देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर जमुई से, जहां पर पुलिस वाले ही कैसे अवैध वसूली करते हैं उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरें जमुई की, जहां पर बिहार पुलिस वसूली कैसे करती है, जरा इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रकों से अवैध वसूली करते साफ नजर आ रहे हैं। हाईवे के किनारे पुलिस की गाड़ी खड़ी दिख रही होगी आपको, गाड़ी के पास ये साइन नजर आ रहे हैं। पुलिस का काम अवैध खनन को रोकना है, जिसकी जिम्मेदारी इन पुलिस वालों के कंधों पर दी गई है। लेकिन ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। पुलिस यहां खुद बालू के ओवरलोडेड ट्रक को हाईवे से पार कराने के लिए रकम वसूलती नजर आ रही है। ये ट्रक जो इस हाईवे के किनारे रोके और खड़े किए गए हैं, इन ट्रकों पर ओवरलोडेड बालू नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर इनसे रकम वसूली जाती है और उसके बाद इन्हें यहां से जाने की परमिशन भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और बड़ी खबर इस वक्त सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जो खबर इस वक्त ये सवाल खड़े करती है कि इस बच्ची जो कि नाबालिग बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी जाती है, सामूहिक दुष्कर्म इसके साथ किया जाता है। ये बड़ी खबर कटिहार से है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या को अंजाम दिया गया। दोस्त के घर से नाबालिग के शव को बरामद किया गया है। 2 दिन से ये लड़की लापता बताई जा रही थी, जिसके बाद उसके शव की बरामदगी उसके दोस्त के घर से ही की जाती है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिससे इस वक्त ये पूछताछ चल रही है। कटिहार से ये बड़ी खबर, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म करने के बाद इस बच्ची की हत्या कर दी जाती है। 2 दिन से ये लापता बताई जा रही है। घर वाले इसे लेकर परेशान नजर आ रहे थे। 2 दिन के बाद शव की बरामदगी होती है। दोस्त के घर से नाबालिग के शव को बरामद किया गया और फिलहाल महिला जिसे गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर झारखंड के लोहरदगा से है, जहां पर एक मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ये महिला जो है वो बोलने में असमर्थ थी और इस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इलाका नक्सल प्रभावित, जहां पर पिछरार थाने क्षेत्र में इस मूक बधिर अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म का आरोपी युवक महिला से लगभग 11 साल छोटा बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी दुष्कर्मी युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर गई है। घटना 24 मई की बताई जाती है, जब देर शाम पीड़ित महिला, जिसे पहले उसके घर के पास से उठाया जाता है, उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। ये महिला ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। पहले से घात लगाए 32 साल के बिनुआ उरांव, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले शख्स का नाम बिनुआ उरांव बताया जा रहा है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद फरार हो गया। साहेबगंज के तालझारी क्षेत्र में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 जो लोग गिरफ्त में आए हैं, इन सभी के ऊपर गैंग रेप का आरोप है। इन सब की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस वक्त पुलिस देख रही है, क्योंकि लंबे वक्त से इनकी तलाश की जा रही थी। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई जानकारियां इस वक्त सामने हैं। आपको बताते चले कि साहेबगंज के तालझारी थाना क्षेत्र में गैंग रेप के मामले में पुलिस ने इन 6 आरोपियों को धर दबोचा है। बीते सोमवार का मामला बताया जा रहा है, जहां राजू नाम के आरोपी ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ये लोग जंगल ले जाते हैं। साथियों के साथ मिलकर इस किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। साक्ष्य छुपाने के लिए पत्थर से कूचकर इस बच्ची की जान ले ली जाती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
हो गया हो गया हो गया अगली खबर रांची से, जहां पर एक नर्स के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने ही छेड़खानी की कोशिश की। शिक्षा के जिस मंदिर में जहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां पर एक प्रिंसिपल की तरफ से एक नर्स के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई। जब प्रकाश में यह मामला आया तो इसे लेकर इलाके में सनसनी फैल जाती है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अरगोड़ा के डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल हैं, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। नर्स ने प्रिंसिपल के खिलाफ अरगोड़ा थाने में एफआईआर तक दर्ज कराई है। पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि वो स्कूल में बतौर नर्स का काम करती है। जब से वो स्कूल आई तब से ही स्कूल के प्रिंसिपल मनोज सिन्हा का उसके प्रति नजरिया ठीक नहीं था, जिसको लेकर इस महिला की तरफ से आपत्ति भी जाहिर की जा रही थी। हर रोज उसे ब्लड प्रेशर जांच करवाने के बहाने बुलाया जाता था, गलत हरकत की जाती थी। प्रिंसिपल व्हाट्सएप के जरिए भी इस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसके बाद प्रिंसिपल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। और अब बात धनबाद, कोयलांचल के धनबाद के उस इलाके की जहां पर प्रिंस खान जो अपने ताकत के बल पर कारोबारियों को, व्यवसायियों को डराता धमकाता रहा है। एक बार फिर से कारोबारी जो हैं वो दहशत में है। धनबाद कोयलांचल के इस इलाके में प्रिंस खान ठेकेदारों को निशाना बनाता रहा है। एक के बाद एक प्रिंस खान के गुर्गे वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी निवासी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार राम नरेश सिंह के घर पर बीते 23 मई को फायरिंग के मामले में 48 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया। जिसके अलावा 22 मई की अगर बात करें तो वासीपुर आजाद नगर में निगम के ठेकेदार मतलूब अंसारी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक और मोबाइल की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ 39,000 रुपए कैश भी बरामद हुए। इन सभी का मास्टरमाइंड प्रिंस खान बताया जा रहा है, जो पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। 22 तारीख को एक बिल्डर मतलूब अंसारी के घर पे रात्रि में फायरिंग की गई। फिर दिनांक 23 तारीख को भी करीब 1:30 बजे के आसपास ठेकेदार राम नरेश सिंह के घर के बाहर फायरिंग की गई। और दोनों घटना जो है वो उनको धमकी देने के लिए, उनको एक्सटॉर्शन के लिए किया गया था, जो अब तक का संबंध है। इस घटना को कारित करने वाले जो अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें विक्की उर्फ बंटी, शंकर कुमार शर्मा, श्याम कुमार पांडे, सौरभ सिन्हा, शिवम कुमार उर्फ शिवा, इन 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार झारखंड के इनामी नक्सली की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दवा के रिएक्शन की वजह से इस इनामी नक्सली की मौत हुई है। जंगल में संदीप यादव के शव को बरामद किया गया। तंदुआ जंगल से शव की बरामदगी हुई है। 30 लाख का इनाम इस नक्सली के ऊपर था। झारखंड सरकार ने 25 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा था। 100 से अधिक मामले इस नक्सली के खिलाफ दर्ज हैं। ईडी ने 86 लाख की चल अचल संपत्ति भी जब्त की थी। अब इस बड़ी खबर के साथ, जिसमें बिहार झारखंड के इनामी नक्सली की मौत की खबर सामने आ रही है, दवा रिएक्शन से मौत की बात कही जा रही है। इनका नाम विजय प्रसाद यादव हुआ और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट बोलते हैं, जो मौ की विचारधारा पर चलते हैं। तो वो इस लाइन में अपना काम करते हैं। कब से थे ये? अप्रोक्सीमेटली 90s। ये विजय यादव हैं। ये सूचना प्राप्त, थोड़ा लाउडली बोलिएगा ना सर, कौन है ये? विजय यादव हैं। ये क्या है ये? नक्सली हैं। अच्छा, क्या रैंक इनका था? रैंक तो ऐसे क्लियर बता नहीं सकते हैं।
सूचना क्या मिली थी आपको? और सूचना आया था कि इनका जो है 100 इनके घर के पास पड़ा हुआ है। जी। हाँ, तो वहाँ पे इनका बेटा जो इनका परिजन गया वहाँ पे, इसके 100 को अपने घर पे ले गया लोग। तो स्थानीय थाना जो है वहाँ गया और 100 को फिर अपने पास लेके थाना लाया। अभी पोस्टमास्टम के लिए यहाँ लाया गया है। सिवान में दारोगा की हत्या। शराब माफिया ने दारोगा को रौंदा। शराब माफिया ने कैसे ली एएसआई की जान? कहीं दारोगा की गई जान तो कहीं पुलिस टीम पर निशाना। रोकोगे तो मारे जाओगे। क्या माफिया को नहीं है कानून का डर? बिहार में ये कैसी शराबबंदी? जी हाँ, बिहार में शराब माफिया बेखौफ हैं। सिवान में शराब पकड़ने की कोशिश करने के दौरान एएसआई को सरे राह गाड़ी से रौंद दिया गया। बिहार में बेखौफ शराब माफिया। बिहार में मौत बनकर नाचती शराब। बेखौफ शराब माफिया का इलाज क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में शराब माफिया बेखौफ हैं। सिवान से आई खबर इसकी बेखौफी का सबूत दे रही है। कानून का पालन करवाना पुलिस का काम है, लेकिन जब उसी काम में पुलिस की जान चली जाए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिवान के हुसैनगंज थाना की एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत शराब की लीड मिलने पर पूरी टीम के साथ शराब माफिया का इंतजार कर रहे थे। सामने से आ रही गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, लेकिन बेखौफ शराब माफिया ने कार से एएसआई को रौंद दिया। कैसे हुआ ये घटना? हम लोग बस्ती में थे और दारू वाला गाड़ी आया। हम लोग का गाड़ी ऐसे रोड पर लगा मुहाने था टिकड़ी में और दबोचते ले चल गया। कौन सी गाड़ी थी? वो कार जलको की कौन है वो कार लंबा कार थी। अच्छा। और उसी से मारा। हम थे बाएं में असर से दाहिने में। चेकिंग चल रहा था उस समय? ना लोकेशन था कि मैंने दारू गाड़ी आ रहा है। मतलब ये सूचना थी आप लोगों को पहले से? हाँ हाँ, तो वही हम लोग ही मैंने रुके हुए थे। सर हम बाएं हो गया, सर दाहिने चले गए। कार ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। कार में रखी शराब की बोतल सड़क पर बिखर गई। अब इसमें इस पुलिस वाले की क्या गलती थी? क्या शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है? सामने पुलिस को देखकर वो ऐसी घटना को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है जिसमें पुलिस वालों की जान जा चुकी है। सुरेंद्र गहलोत के परिजन रो रहे हैं। अब इनका सहारा कौन बनेगा? सरकार मुआवजा देगी और कुछ जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा, फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो एएसआई की मौत के साथ ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। कई थानों की पुलिस इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जब्त गाड़ी को लेकर जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर के ये जानकारी सामने आती हुई पुलिस को इसे लेकर लीड मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही थी और इसी दौरान रोकने के क्रम में शराब माफियाओं ने एएसआई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एसटीपीओ अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। परिजनों को ढांढस बंधाया गया और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के समीप शराब से लदी कार ने हुसैनगंज थाने में पदस्थापित एएसआई को कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आप देख सकते हैं जो एसटीपीओ है जितेंद्र पांडे यहाँ पहुँचे हुए हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह से घटनाएं घटी है। ये जो बीती रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर शराब की सूचना मिली थी कि शराबियों द्वारा लाया जा रहा है। उसके बाद एक टीम हुसैनगंज थाना पुलिस के द्वारा भेजी गई थी और जांच के क्रम में जब उसे रोका गया तो जो एएसआई थे
सुरेंद्र कुमार गहलोत, उनको रौंद दिया, उनकी मौत हो गई। वहीं जो एक चौकीदार है घायल, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद जो अधिकारी हैं कई थाने पुलिस यहाँ मौजूद है और जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि वो जो गाड़ी का नंबर के आधार पर जांच की जा रही है कि आखिर शराब कारोबारी कौन था और किसके द्वारा शराब मंगाई जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो अपराधी हैं या जो शराब तस्कर है वो पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो सिवान में दिवंगत एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत को पुलिस विभाग की तरफ से सलामी दी गई। एसपी का यह कहना है कि बहुत जल्द इसमें शामिल शराब माफियाओं को पकड़ा जाएगा। हुसैनगंज के एक एएसआई हैं, इनका नाम है सुरेंद्र गहलोत। रात्रि गश्ती में थे तो एक गुप्त सूचना मिली थी कि कहीं से कोई गाड़ी पर शराब लाद कर जा रहा है। उसी गुप्त सूचना के सत्यापन में ये गश्ती में ही थे तो रास्ते पर खड़े होकर वाहन की चेकिंग करने लगे और चेकिंग के क्रम में ही विपरीत दिशा से एक तेज़ रफ्तार में इनोवा कार आ रही थी, जिसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया तो भागने के चक्कर में ड्राइवर ने अपने आप को बचाने के चक्कर में इनको जोरदार धक्का मारा और जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। बाद में आगे जाकर उस वाहन को बरामद किया गया है, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और चालक इस पूरे दुर्घटना का या घटना का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने में सफल हो गया है। पोस्टमार्टम कराया गया, इसमें कांड दर्ज की जा रही है और जो भी इसका आगे का कार्रवाई होगी, जो फॉलोअप एक्शन होगा। गोपालगंज में प्रेमिका के साथ फरार शख्स को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि यह शख्स पहले से शादीशुदा था, 3 बच्चों का पिता है। पत्नी की तरफ से इसके अवैध संबंध को लेकर लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा था, जिसके बाद इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। यह शख्स बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और खबर के मुताबिक वो पहले से ही शादीशुदा है। जैसे ही इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को हुई, उसका विरोध किया गया और इसके बाद प्रेमिका के साथ ये शख्स घर से फरार हो जाता है। शख्स के साथ फरार लड़की भी पहले से शादीशुदा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसी से करोगी? जानती हो कि 3 लड़के के बाप हैं? जानते हैं। फिर भी मैं कितना दिन से इसके साथ रहती हूँ? संबंध भी है? शादी किससे करना है? यहाँ भी करेंगे। किससे शादी करोगी? इसे शादी करोगी? और अब बात बाढ़ के संभावित खतरे की। जी हाँ, शिवहर में जहां पर इस इलाके में बाढ़ को लेकर हर बार लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। एक बार फिर से बरसात से पहले बाढ़ की समस्या से लोगों के बीच में दहशत का माहौल साफ नजर आ रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को हर बार बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। बाढ़ पूर्व प्रलंकारी बाढ़ की वजह से लोगों की तरफ से इस अंदेशे को जाहिर किया जाता हुआ प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन कोई कारगर कदम उठाए, लोगों को बाढ़ की समस्या से निजात मिले। लोगों का कहना है कि बाढ़ के दौरान कुछ ही जगहों पर तटबंधों की मरम्मत की जाती है और यही वजह है कि बाढ़ की समस्या एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। लोगों के घर और खेत खलिहान डूब जाते हैं, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कटैया, दोस्तिया, माधोपुर, सिंघरिया समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। संवाददाता राकेश रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शिवहर जिले में हर साल बाढ़ अपना कहर बरपाने का काम करती है और तटबंधों के सहारे बाढ़ को रोकने का प्रयास जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के कटैया गांव के समीप और कटैया गांव के जस्ट बगल से बागमती नदी गुजरती है और तटबंध का निर्माण किया गया है ताकि बाढ़ को रोकथाम किया जा सके और हर साल बर्बादी की जो दास्तान होती है उसको रोकने का काम किया जा सके। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, शिवहर जिले के जो कटैया गांव है वहां पर बागमती नदी का यह जो तटबंध है वह हर साल यहां पर मरम्मती का कार्य किया जाता है। लेकिन ग्रामीण जो है उनका कहना है कि इस बार तटबंध का जो मरम्मती का कार्य है वह नहीं किया गया है और बाढ़ के दिनों में यहाँ पर भारी सैलाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को विवश रहते हैं और हमेशा लोगों को यह लगता है कि तटबंध टूट जाएगा, लेकिन
ऐसा होता नहीं है और किसी तरीके से जल संसाधन विभाग के द्वारा तटबंध के जरिए बाढ़ को रोकने की तैयारी की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, कितना डर लगता है आप लोग को बाढ़ के समय? देखा जाए सबसे बड़ी बात है जो बाढ़ तो आता है तो आपातकालीन है, वो तो किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बाढ़ में क्या हो सकता है। और अब बात श्रावणी मेले की, जिसे लेकर बांका में कांवरिया पथ को सुगम बनाने की तैयारियां और कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि 2 साल से कोरोना की वजह से श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा था और इस दौरान पथ जर्जर हो चुके थे। एक बार फिर से अब जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है और रास्ते को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी वर्तमान में हम लोगों का एक मुख्य अहम जो बिंदु रहता है कि कांवड़िया पथ पर हम लोगों को 3 इंच मोटी बालू डाल करके, जो कि कंकड़ युक्त ना हो, वो बिछाई जाती है लगभग 50 से 55 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। तो हम लोग अभी उसी की प्रक्रिया में हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को जो नंगे पांव चलेंगे उनकी यात्रा बहुत सुगम हो सकती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।